समस्या केजरीवाल नहीं है, समस्या शराब घोटाला नहीं है। समस्या पता है क्या है कि आज देश के सर्वोच्च पद पे सबसे भयभीत शासक बैठा है। 1.5 साल से आपको जमानत सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, चर्चा पर आपका फाइल रिजेक्ट हो रही है। बांग्लादेश को कोयले सप्लाई किए गए कोल रिजेक्ट के नाम पे, वो 10 लाख करोड़ का कोयला था। जो विश्व की जो गरीब कंट्री है ना, वो ये चाह रही है कि बीजेपी और भारत हिंदुस्तान और मजबूत हो। हिंदुस्तान मजबूत यानी बीजेपी मजबूत हो। जितना बीजेपी और मोदी सरकार मजबूत होकर आएंगे, उनकी आवाज़ पूरा विश्व में फैलेगी। आपको क्या लगता है, सच में केंद्र सरकार केजरीवाल को फंसाने में लगी पड़ी है? बिल्कुल, देखिए, समस्या केजरीवाल नहीं है, समस्या शराब घोटाला नहीं है। समस्या पता है क्या है कि आज देश के सर्वोच्च पद पे सबसे भयभीत शासक बैठा है। उसने सबसे भयभीत मंत्रिमंडल का चयन किया है, और वो मंत्रिमंडल हर उस विकल्प को खत्म कर देना चाहती है जो उनको सत्ता से पदच्युत करने का ताकत रखती है। हर वो स्वर को दबा देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ बोलने का साहस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं निरंकुश तानाशाही की तरफ बढ़ता पहला कदम है। इस पर हम सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए और इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम चोरी कर लिए, जाकर पुलिस को गाली देने लगे, पकड़ ले, मैं चोर हूँ, मेरे को पकड़ ले। मीडिया दिखा रही है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। पहले से नैरेटिव बना रहे थे कि हम कुछ नहीं, कि नैरेटिव की ताकत होती है, नैरेटिव बनाया जाता है। समझ में आया कि हम चोर हैं, पकड़ ले। आज जब पकड़े जा रही है, भाई अगर तुम चोर नहीं हो, 1.5 साल से आपको जमानत सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, चर्चा पर आपका फाइल रिजेक्ट हो रही है। ईडी और सीबीआई को ना सुप्रीम कोर्ट 2008 में ना सरकार का तोता बोला था। सरकार को सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप तोते को पीछे से कब आजाद करेंगे? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई ना ईडी को कि आप सेक्शन जो है 50 के तहत कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं पीएमएलए के। फटकार तो लगी ना। अब बात रही कि देखिए, सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। एक बार फैसला आने दीजिए। उसने भी तो फटकार लगाई ना ईडी को कि अगर आपने एविडेंस नहीं दिया तो 1 घंटे में केस विड्रॉल हो जाएगा। बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने, आप मैनेज कर सकते हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं फैसले को, या आदेश दे सकते हैं निचली अदालत से, लेकिन न्याय तो नहीं दे सकते ना। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा, वहाँ न्याय मिलेगी। एक बेंच से नहीं मिलेगी, हम तीसरे बेंच तक जाएंगे, 5वें बेंच तक जाएंगे। देखिए, अगर आदमी गलत नहीं है वो लड़ेगा, अगर आदमी गलत है तो भोपाल में मोदी जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला खोजा था शरद पवार का, और अगले दिन क्या खेल हुआ सब जान रहे हैं, सीधे डिप्टी मुख्यमंत्री। तो जो गलत है वो मैनेज होगा और जो सही है वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। तो हम देख रहे हैं, जनता हर चीज़ देख रही है कि कौन लड़ रहा है, कौन मैनेज हो जा रहा है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, समेंद्र अधिकारी हो जाए, येदुरप्पा, अगर ये मैनेज हो रहे हैं तो सबको पता है कि हाँ, इन्होंने कुछ गलत किया था इसलिए मैनेज हुआ। लेकिन एक पार्टी है जो भारत में, मैं समझता हूँ कि 2012 में जो ये पार्टी आई है, ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है जिसने भारतीय राजनीति के मुद्दे को चेंज किया। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो स्कूलों पे बात हो रही है, शिक्षा पे बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है। पहले क्या मुद्दा था? धर्म का मुद्दा था, वो था। लेकिन अब कम से कम आम आदमी पार्टी ने डिबेट का मुद्दा तो चेंज किया। मैं तो इसी में खुश हूँ कि लेकिन डिबेट का मुद्दा तो चेंज हुआ। आपने 1 साल के अंदर 51,000-52,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। जो बच्चे फीस की कमी की वजह से स्कूल के बाहर खड़े हैं, कल उसी चेहरे को आप पहचानने से मना कर देंगे जब वो सड़कों पर अपराध करेंगे। आप अन्याय नहीं कर रहे हैं। ये आज विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीस कर दे रहे हैं। क्या हम देख नहीं रहे हैं? मानव विकास सूचकांक आप देखेंगे 2022 में जो जारी हुआ, उसमें 135 पे लाकर रख दिया देश को। और अभी कल हंगर इंडेक्स आया है, देख लीजिए। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, इंडेक्स में हम कितने पे आते थे? 54 पे 55 में आते थे। 2015 का इंडेक्स है 55 का, और सीधे गिर के आज 116 देशों में हम 111वें नंबर पर आ गए हैं। अगर चलिए आप विदेशी आंकड़े को ना मानिए, भारत सरकार के आंकड़े पर आ जाता हूँ, तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 कहती है कि भारत में 20 करोड़ लोग पर डे खाली पेट सोने को मजबूर हैं। और यही स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्रालय की जो इस समय वो रही हैं, वो अक्टूबर 2021 में आंकड़े रखती हैं, और आंकड़े में क्या कहती है कि 33 लाख बच्चे भारत में प्रेजेंट में कुपोषण के शिकार हैं। उसमें से 4,500 बच्चे पर डे कुपोषण और भूखमरी के कारण मर रहे हैं। और आप विकास की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं आप? इस तरह से विकास होता है? जी सर, बोलिए। ये जो अभी हंगर इंडेक्स के बारे में बोले, ये हंगर इंडेक्स जो होता है ना, इसकी सैंपल साइज बहुत कम 3,000, और इसके जो 4 पैरामीटर होता है, 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर को ना सिर्फ 5 साल के बच्चे, 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। एक मिनट, उसके बाद वो 4 में से 3 को 5 साल से कम को, और उसके बाद पूरे देश को नेट बनाया जाता है कि पूरा देश में इतना हैंगर है। क्या हम पाकिस्तान से भी बूढ़े हैं?
श्रीलंका से भी बुरे हैं, जो अभी इतने में है। ये पता है क्या हुआ ये है कि ये जो डेटा आया है यूरोपियन एनजीओ निकाला है, और 2024 मैं बता रहा हूँ आपको, 2024 का राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हम नज़र रखते हैं। 2024 में क्या होगा कि ये जो 2024 का चुनाव जो है ना, सिर्फ भारत का चुनाव नहीं है, ये पूरा विश्व का चुनाव है। मैं बोल रहा हूँ ये पूरा विश्व का चुनाव है, क्योंकि ये इस पे ध्यान ना, जो विश्व की जो गरीब कंट्री है ना, वो ये चाह रही है कि बीजेपी और भारत हिंदुस्तान और मजबूत हो। हिंदुस्तान मजबूत यानी बीजेपी मजबूत हो। जितना बीजेपी और मोदी सरकार मजबूत होकर आएंगे, उनकी आवाज़ पूरा विश्व में फैलेगी। जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री होती है, अब फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्री है, यूरोपियन, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, वो नहीं चाह रही है कि बीजेपी और मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आए और ये फिर मजबूत हो, क्योंकि वो मोदी ही मजबूत हो रहे हैं तो गरीब मुल्कों का आवाज़ मजबूत हो रही है। इसलिए ये जो इंडेक्स निकाला जा रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकाला जा रहा है, ये सब ना सरकार को नीचा दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स जानते होंगे, तो पता है क्या हुआ था उसमें, लगभग 9,000 या 10,000 करोड़ का, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कुछ पैसा क्या हिंडनबर्ग ना इन्वेस्ट कर दिया इसमें अडानी ग्रुप में। आज जैसे उसके बाद नेरेटिव बना दिया कि ये घोटाला हुआ, जैसे उसका सेंसेक्स गिरा, उसका शेयर गिरा, वैसे ही खरीद कर आकर वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा गया हिंडनबर्ग। एक छोटा सा घोटाला, मैं पूरा अडानी, देखिए अडानी स्कैम पे जाएंगे तो करीब 7 दिन 10 दिन की सीरीज चलानी पड़ जाएगी आपको। एक छोटा सा घोटाला लूँगा जिसमें कहीं पे भी विदेशी आंकड़े की बात नहीं करने वाला मैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक्स आवंटन को रद्द किया था। बोला था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पीएसयू के कोल ब्लॉक्स नहीं रख सकते। उसमें अडानी के 2 प्लांट शामिल थे, वो भी रिजेक्ट हो गए थे, जो राजस्थान सरकार से उनको मिला था छत्तीसगढ़ में। 2015 में जब मोदी सरकार ने कोर्ट में एक कोयला प्रिविजन एक्ट, स्पेशल प्रिविजन एक्ट 2015 लेकर आती है, उसमें बोलती है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइनों की जो है पालन किया जाएगा, उनके निर्देश का पालन किया जाएगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा क्लॉज डालते हैं कि केवल एक टेंडर ऐसा होगा जो पुराने नियम के तहत रखा जा सकता है। ठीक है, आपने रखा, वो भारत के सर्वोच्च मंदिर संसद से पास हुआ, में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उसमें प्रिविज़न था कि केवल एक टेंडर को उस सेक्शन के तहत वैसा ही रखा जाएगा, उसमें अडानी की कंपनी कैसे आ सकती है? अच्छा, अडानी कंपनी आ गई, चलिए अच्छा मान लेते हैं किसी तरह नसीब रहा होगा, कुछ रहा होगा, वो अडानी, राजस्थान सरकार की जो कोल ब्लॉक्स हैं छत्तीसगढ़ में, वो अडानी पारसा और कांता ब्लॉक, वो अडानी को दोबारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर रखा है, वो दोबारा इनको मिल जाता है। अच्छा, अब मिल गया, अब उसके बाद क्या होता है, स्पेशल जो कोयला प्रिविजन एक्ट, स्पेशल प्रिविजन एक्ट था, उसके तहत ये था कि जो कोल रिजेक्ट के नाम पर एक भी कोयला प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलेगा। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की अवहेलना की गई और संसद के एक्ट की अवहेलना की गई, और जो कोल रिजेक्ट था, कोयला रिजेक्ट था, जो मतलब ख़राब कोयले होते, वो सारे दिए गए। और ये मेरे आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आरटीआई डाला था, कांता और पारसा ब्लॉक से जो रेलवे स्पेशल रेल लाइन बिछाई गई और वहाँ से जो बांग्लादेश को कोयले सप्लाई किए गए कोल रिजेक्ट के नाम पे, वो 10 लाख करोड़ का कोयला था। और जब राजस्थान में विद्युत संकट आया तो जो राजस्थान सरकार के माइन से फ्री में अडानी को मिल रहा है, वही उसको दुगने दाम पे अडानी ने बेचा है। तो ऐसे हज़ारों घोटाले हैं मैडम, उसके लिए हमें विदेश के आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सही सरकार आई, सही से जाँच हुआ, तो उस पर पोल खुलनी जायज़ है। ये जो पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये चीज़ जानते हो कि जो भी रिपोर्ट, जो भी सरकार काम करते हैं ना, उस पर कैग नज़र रखता है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत, राइट। कुछ भी होती है तो सरकार उस पर ना नज़र रखती है, हाँ, कि क्या है नहीं है। अगर घोटाला हुआ है, चाहे कुछ भी होता है ना, तो वो कैग जो कमेटी बनती है, 15 या 30 लोगों की कमेटी होती है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद रहते हैं। अगर कुछ भी गलत राजकोष में अनियमितता होती है, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार के अंदर, उसको रिपोर्ट संसद के अंदर रखना पड़ता है। अगर इतना बड़ा होता ना तो देश में बवाल कर जाता। अगर इतना घोटाला हुआ होता। एक छोटा सा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, 2014 से 2022 के बीच कैग रिपोर्ट में 75% कमी आई है, 75% कमी आई है। नोटबंदी के समय इन्होंने कैग ऑडिट नहीं कराया। चलिए अच्छा, कैग की ऑडिट पे ही बात चल रही है, तो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बन गई है, उस पर तो कैग ने रिपोर्ट किया, क्यों ना जांच बढ़ाते। भारत में जितने भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं, पटरी की देखरेख और सुरक्षा कर्मियों के, रेलवे सुरक्षा कर्मियों की कमी कारण होती है। कैग ने रिपोर्ट दिया था, जिसके वजह से आज उड़ीसा में इतना बड़ा हादसा हुआ। कैग की रिपोर्ट के बाद क्यों नहीं जाँच करते? जब आपको जाँच ही नहीं करना है। विपकॉल कंपनी है जो बच्चों की पोलियो की दवा बनाती है, पोलियो की दवा, कैग ने उसका भी खुलासा किया है कि उसमें भी घपले हुए हैं, एक्सपायरी डेट की पोलियो दवाएं बांटी गई हैं देश में। आगे आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा होंगी इस सरकार की वजह से। आप उस पर तो जांच नहीं करेंगे ना मैडम, उस पर जांच कहीं नहीं होने वाली, कहीं कोई जांच नहीं होगी। जांच होगी 52 करोड़ के शीश महल पे जांच करने की बात करें, जबकि वो सरकारी बंगला है।
अब बात करोगे 2 करोड़ के फर्जी घोटाले पे कि ये 2 करोड़, अरे अब करिए ना जांच, खुल के जांच करिए। लेकिन जो इधर भी करप्शन हो रहे हैं, मैं तो माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप करिए उसको जांच, बाकायदा जांच करिए। अगर ये सड़क बनने के लिए हुआ था 2009 में या चाहे 2010 में, और सड़क बन रही है 2017 में, तो उसकी जो वैल्यूएशन है ना, महंगाई बढ़ती है तो वो बढ़ती है। तो जब बढ़ती है तो 1 लाख से जब 2.5 लाख होंगे ना तो उसके रेट बढ़ेंगे। आप 5 साल पहले का 5 साल पहले जो काम करना है वो लटका कर रखेंगे और वही टेंडर पे आज करेंगे, तो आज कोई काम करेगा? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो उस पर काम नहीं करो तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल ये वाजिब है। जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी तो वाजिब है कि 5 साल पहले का रेट अगर आज लगा किसी कंपनी को देंगे तो कंपनी काम करने के लिए रेडी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आज के वैल्यूएशन का कर फिर आज के बाद टेंडर लागू किया जा रहा है। टेंडर अगर आपने अमेंडमेंट किया तो फिर से टेंडर निकलवा देते ना, सेम कंपनी को टेंडर क्यों दे रखा है? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ। और 18 करोड़ की कितनी महंगाई बढ़ गई भाई। मोदी जी तो आए थे इस वादे के साथ कि महंगाई कम करेंगे। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क 250 प्रति किलोमीटर बना देते हैं भाई, महंगाई कम। तो भाई मोदी जी तो हम विश्वास से वोट दिया था 2014 में कि यार मोदी जी आ रहे हैं, महंगाई कम होगी।